नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज जापान की राजधानी टोक्यो के ओनेदा एयरपोर्ट पर दो विमानों की भीषण टक्कर के बाद एक प्लेन में आग लग गई तो दूसरा प्लेन दो हिस्सों में टूट गया। सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए हिट एंड रन मामलों पर बनाए गए नए कानून का विरोध तेज हो गया, जिसकी वजह से कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए। पश्चिम बंगाल के मालदा में सोशल मीडिया पर एक स्कूल टीचर के विवादास्पद पोस्ट के बाद भड़के लोगों ने उस स्कूल पर हमला बोल दिया और दक्षिण कोरिया में पत्रकारों से बात कर रहे विपक्षी नेता पर सरेआम एक शख्स ने चाकू से हमला कर दिया। बड़ी खबर आई ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर। खबर है कि हिट एंड रन से जुड़े नए कानून के विरोध में कई जगहों पर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल हिंसक हो गई। देश के कई शहरों में प्रदर्शनकारियों के पुलिस वालों पर हमले की खबरें आई। यूपी के मैनपुरी में तो प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को गोलियां तक चलानी पड़ी। ट्रक ड्राइवरों की यह हड़ताल हिट एंड रन से जुड़े नए कानून के विरोध में है। नए कानून में सड़क हादसे के बाद घटनास्थल से भागने वाले ड्राइवरों को 10 साल कैद और 7 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है और इसीलिए सड़क हादसों के बाद घटना वाली जगह से भाग जाने के मामलों में बने इस नए कानून के विरोध में देश भर में आंदोलन तेज हो गया। केंद्र सरकार ने यह कानून सड़क पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा को देखते हुए बनाए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रक ड्राइवरों को कोई भड़का रहा है, जिसके कारण नए कानून पर देश भर में हंगामा हो रहा है और इसका खमियाजा देश के आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। कहीं पेट्रोल और डीजल खत्म है तो कहीं हाईवे ठप होने के कारण ट्रैफिक जैम लगा है। हिट एंड रन से जुड़े पुराने मामलों में पहले केवल एक ही कानून था जो हादसे के आरोपियों पर लागू होता था। सड़क हादसे के बाद भागने वाले लोगों के लिए भी वही कानून था। हादसे के बाद भागने के बजाय घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों के लिए भी वही कानून था। मतलब टक्कर होने के बाद ड्राइवर भाग जाए या घायल हुए व्यक्ति की मदद करे, कानून दोनों ही हालात में कोई फर्क नहीं करता था। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 को दो हिस्सों में बांट दिया गया। पहली है 106(1) जो सड़क हादसे के उन आरोपियों पर लगाई जाएगी जो हादसे के बाद मौके से भागते नहीं बल्कि घायलों को अस्पताल पहुंचाते हैं। इस धारा को नए कानून में जमानती रखा गया है, यानी आरोपी को आसानी से जमानत मिल सकती है। जबकि धारा 106(2) उन लोगों के लिए है जो सड़क हादसे को अंजाम देने के बाद घटना स्थल से भाग जाते हैं। उन पर सख्ती तो बरती गई है, इस धारा को गैर जमानती भी बना दिया गया। यानी नया कानून हादसों में घायल हुए लोगों की जान बचाने में अहम साबित हो सकता है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि ट्रक ड्राइवरों को आखिर कौन भड़का रहा है, क्योंकि देश के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों के हंगामे की वजह से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई। हिट एंड रन पर नए कानून का विरोध करने के चक्कर में ट्रक ड्राइवरों ने कई शहरों में लोगों को भारी मुसीबत में डाल दिया और इसकी कुछ तस्वीरें यूपी के मैनपुरी से भी सामने आई। वहां ट्रक ड्राइवरों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पत्थरों की बारिश कर कोहराम मचा दिया। उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। पुलिस वालों ने एक्सप्रेसवे पर पत्थरबाजी कर रहे ट्रक ड्राइवरों को डराने के लिए हवा में कई गोलियां चलाई। इसके बाद भी वहां की सड़क पर पत्थर बरसते रहे। इसकी वजह से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलने वाली गाड़ियों के पहिए थम गए। कोई भी आदमी अपनी गाड़ी को पत्थरों की बारिश के बीच से ले जाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। ऐसे में देखते ही देखते वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस के फायरिंग के बाद भी ट्रक ड्राइवरों का उत्पात खत्म नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस के जवान उन्हें भगाने के लिए एक्सप्रेसवे के नीचे उतर गए, क्योंकि हंगामा कर रहे लोगों ने अपने ट्रकों को एक्सप्रेसवे पर खड़ा कर उसे जैम करने की कोशिश की और जब वो इसमें सफल नहीं हुए तो लोगों को डराने के लिए उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी और इसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए यूपी पुलिस के जवान आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के नीचे उतर गए। लेकिन उन ट्रक ड्राइवरों पर कोई असर नहीं हुआ। वो पहले की तरह एक्सप्रेसवे पर पत्थर बरसाते रहे। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह स्थिति को कंट्रोल कर लिया, लेकिन इसकी वजह से वहां काफी देर तक हाहाकार मचा रहा। लोगों में खौफ का माहौल रहा। मैनपुरी की ही तरह हरदोई में भी ट्रक ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्ती सड़क जाम करने की कोशिश की और जब पुलिस उन्हें हटाने पहुंची तो वो लोग पुलिस वालों से ही भिड़ गए। काफी देर तक उन्होंने वहां हंगामा किया। इसकी वजह से हरदोई लखनऊ नेशनल हाईवे घंटों जैम रहा। लोग जैम के खुलने का इंतजार करते रहे। हिट एंड रन पर नए कानून के विरोध में वहां रोडवेज की बसें भी नहीं चल पाई। इससे भी लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। लेकिन लोगों की भारी परेशानी के बावजूद देश के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने हंगामा किया। इसका असर पंजाब के भी कई शहरों में देखने को मिला।
हालांकि पंजाब के बठिंडा में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर ट्रक ड्राइवरों के प्लान पर पानी फेर दिया। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि पुलिस ने अपनी सुरक्षा में कई पेट्रोल पंपों तक तेल के टैंकर पहुंचाए। ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रोकने की कोशिश की ताकि लोगों की परेशानी बढ़े, लेकिन वहां की पुलिस और प्रशासन ने न सिर्फ तेल टैंकरों की व्यवस्था की बल्कि कई ड्राइवरों का भी इंतजाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में तेल के उन टैंकरों को पेट्रोल पंपों तक पहुंचाया। इसी तरह कई दूसरे इलाकों में भी पुलिस ने अपनी निगरानी में तेल के टैंकर पहुंचाए ताकि शहर में पेट्रोल और डीजल की कमी न हो पाए। खबर है कि भटिंडा के अलावा कई दूसरे जिलों में भी इसी तरह की व्यवस्था करने की योजना बनाई जा रही है। और हिट एंड रन पर नए कानून के विरोध में हो रहे हंगामे का सबसे ज्यादा खमियाजा उन लोगों को उठाना पड़ा जो बसों से यात्रा करते हैं। इसकी कुछ तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर से भी सामने आई। और जयपुर के सिंधी कैंप बस अड्डे पर कई यात्री दिन भर इधर उधर भटकते रहे। हालांकि राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल में शामिल नहीं है, लेकिन कई जगहों पर तोड़फोड़ और जैम को देखते हुए रोडवेज की बसें कम चली। इसकी वजह से वहां पहुंचे लोगों को घंटों बस का इंतजार करना पड़ा। इस पर लोगों ने अपना गुस्सा हड़ताल करने वाले उन ट्रक ड्राइवरों पर उतारा। का मतलब क्या है? वो तो बिल्कुल गलत है। यात्रियों को इतना नुकसान हो रहा है। वहां बस अड्डे के कर्मचारी रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी करते दिखे, लेकिन ज्यादातर बसें जगह जगह हो रहे हंगामे की वजह से नहीं चल पाईं। जयपुर के अलावा कई दूसरे शहरों में भी इसी तरह लोगों को घंटों परेशान होना पड़ा। उधर बड़ी खबर आई जापान से। वहां की राजधानी टोक्यो के हनेदा एयरपोर्ट के रनवे पर दो विमानों की जबरदस्त टक्कर हो गई। विमानों के बीच हुई इस टक्कर के बाद वहां भयानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती दिखाई दी। बताया गया कि जिस वक्त विमानों के बीच टक्कर हुई उनमें एक विमान में 379 लोग सवार थे। यह हादसा तब हुआ जब एक यात्री विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पर खड़े एक दूसरे विमान से टकरा गया। खबर है कि इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन टोक्यो के हनेदा एयरपोर्ट पर दो विमानों के बीच हुई इस टक्कर से पूरा शहर दहल गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। इस हादसे का दिल दहला देने वाला एक वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में एक विमान रनवे पर उतरने के बाद वहां खड़े एक दूसरे विमान से टकराता नजर आया। विमानों के बीच हुई इस भयानक टक्कर को देखने के बाद वहां मौजूद लोग दहल गए। हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें एक विमान लैंडिंग के बाद रनवे पर आगे बढ़ता दिखा, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद रनवे पर खड़े दूसरे विमान से उसकी टक्कर हो गई। विमानों के बीच हुई टक्कर के बाद वहां आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी पैदा हुई और फिर दोनों विमान आग की भीषण लपटों में गिर गए। आग के बवंडर को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां किसी ने कोई बम फोड़ दिया। जिस विमान ने टक्कर मारी थी वो विमान रनवे पर जलते हुए काफी दूर तक चला गया। इस दौरान विमान से आग की लपटें और धुएं का गुबार निकलता रहा। जिस रनवे पर यह हादसा हुआ वहां से थोड़ी ही दूरी पर कई और विमान खड़े थे, लेकिन इस हादसे के बाद डर ये सता रहा था कि कहीं आग की लपटें दूसरे विमानों तक न पहुंच जाएं। लेकिन इस हादसे के बाद एयरपोर्ट से विमानों के उड़ान भरने पर पाबंदी लगा दी गई। जापान की मीडिया के मुताबिक जिस विमान ने रनवे पर दूसरे विमान को टक्कर मारी उसमें 379 लोग सवार थे और वो विमान जापान के होक्काइडो से टोक्यो आ रहा था। और बताया गया कि उस विमान ने जापान के समय के मुताबिक शाम करीब 4 बजे उड़ान भरी थी। विमान का फ्लाइट नंबर JAL 516 था। उस विमान को शाम करीब 5:30 बजे टोक्यो के हनेदा एयरपोर्ट पर उतरना था। सब कुछ तय समय से चल रहा था, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रनवे पर उतरने के दौरान वहां इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। जैसे ही विमान रनवे पर उतरा वहां वो पहले से खड़े कोस्ट गार्ड के एक प्लेन से टकरा गया। कोस्ट गार्ड के उस प्लेन में 6 क्रू मेंबर सवार थे। बताया गया कि इस हादसे के बाद एक आदमी घायल हालत में विमान से निकलने में कामयाब रहा। जिस विमान ने टक्कर मारी थी उसमें 367 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। गनीमत ये रही कि टक्कर के बाद प्लेन में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि इस हादसे में 17 लोगों के घायल होने की खबर है। लेकिन इस हादसे की वजह से पूरे टोक्यो शहर में हड़कंप मच गया। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद रनवे पर खड़ा कोस्ट गार्ड का प्लेन 2 टुकड़ों में बंट गया और वो आग की भीषण लपटों में घिरा दिखाई दिया। इस हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें उस विमान से आग की भयानक लपटें निकलती दिखी। अंधेरा होने की वजह से प्लेन में लगी आग काफी दूर से नजर आ रही थी। जापान की मीडिया के मुताबिक जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कोस्ट गार्ड का ये प्लेन उड़ान भरने के लिए रनवे पर तैयार था, लेकिन तभी जापान के होक्काइडो से आए एक प्लेन ने लैंडिंग के दौरान उसे टक्कर मार दी। बताया गया कि टक्कर की वजह से कोस्ट गार्ड का ये विमान 2 हिस्सों में बंट गया और उसमें भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। हालांकि हादसे के बाद वहां फौरन फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं, लेकिन विमान में लगी आग को बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया
वैसे वैसे आग भी बेकाबू होती चली गई। थोड़ी देर में आग इतनी भीषण हो गई कि उसकी वजह से पूरा इलाका लाल हो गया। आग की लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती रहीं और उससे निकलने वाले काले धुएं ने पूरे इलाके को ढक लिया। और इस टक्कर की वजह से जापान के होकाइडो से आने वाला यात्री विमान भी आग की भीषण लपटों में घिर गया। ऐसे में एयरपोर्ट प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस विमान में सवार 379 लोगों को बचाने की थी, क्योंकि कोस्ट गार्ड के विमान से टकराने के बाद जापान के होकाइडो से आए इस विमान में भी आग लग गई। विमान की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि टक्कर के बाद भी वो रनवे पर काफी दूर तक चल गया। देखने में ऐसा लगा जैसे रनवे पर आग का कोई गोला दौड़ रहा। हालांकि बाद में वो विमान आगे जाकर रुक गया। जिस वक्त विमान रनवे पर रुका उस दौरान उसके कुछ हिस्सों से आग की लपटें निकलती रही। टक्कर की वजह से विमान का पिछला हिस्सा बुरी तरह टूट चुका था। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम विमान पर पानी की बौछार करती रही, लेकिन मुसीबत तब और बढ़ गई जब प्लेन में लगी आग तेजी से फैलने लगी। विमान की खिड़कियों से आग की लपटें निकलती दिखी। थोड़ी देर बाद पूरा विमान आग की लपटों में घिर गया। हालांकि रेस्क्यू टीम ने विमान में आग के फैलने से पहले ही उसमें सवार सभी यात्रियों और क्रू मेंबर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन खबर है कि इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच यात्री विमान के अंदर का डरा देने वाला एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में टक्कर के बाद विमान के अंदर बैठे यात्रियों के बीच अफरा तफरी मची दिखाई दी और रनवे पर तेजी से दौड़ते विमान के अंदर धुआं भरता नजर आया। ये वीडियो जापान के होकाइडो से आने वाले उस विमान का है जिसमें 367 यात्री मौजूद थे। बताया गया कि हादसे के बाद विमान में बैठे एक यात्री ने इस वीडियो को बनाया। जो वीडियो सामने आया उसमें वो विमान टक्कर के बाद रनवे पर तेजी से दौड़ता दिखाई दिया। विमान की खिड़की के बाहर का मंजर देखकर लोग बुरी तरह सहम गए, क्योंकि खिड़की के बाहर विमान से धुआं निकलता नजर आया। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में विमान के अंदर धुआं भरने की वजह से वहां अफरा तफरी मची दिखाई दी। इस दौरान कई लोग धुएं से बचने के लिए मुंह पर हाथ रखे नजर आए। इस दौरान कई यात्री डर और दहशत की वजह से चिल्लाने लगे। उन्हें ये लगने लगा कि इतने बड़े हादसे के बाद रनवे पर दौड़ता ये विमान बेकाबू होकर कहीं पलट न जाए। हालांकि लोगों की जान में जान तब आई जब टक्कर लगने के बावजूद विमान आगे जाकर रुक गया। उधर बड़ी खबर आई जापान में आए विनाशकारी भूकंप से जुड़ी। नए साल के पहले ही दिन जापान में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप की वजह से वहां मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 50 के करीब पहुंच गया। इस भूकंप का केंद्र जापान के इशिकावा प्रांत में था। इसी वजह से वहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कई जगहों पर भीषण आग लग गई और इसमें करीब 200 इमारतें जलकर राख हो गई। और तो और बड़ी संख्या में मलबे के नीचे लोगों के दबे होने की खबर है। जापान के मौसम विभाग के मुताबिक 7.6 तीव्रता का भूकंप आने के बाद वहां 140 से ज्यादा आफ्टर शॉक यानी भूकंप के बाद आने वाले छोटे भूकंप आए और उनकी वजह से पूरा जापान रह रहकर थर्राता रहा। एक रोज पहले आए भूकंप की वजह से वहां हाहाकार मचा। सबसे ज्यादा तबाही जापान के इशिकावा प्रांत में मची। वहां से भूकंप के डरा देने वाले कई वीडियो सामने आए, लेकिन कुदरत के कहर का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखने के बाद लोगों की सांसें थम गईं। क्योंकि उस वीडियो में इशिकावा प्रांत का एक शहर भूकंप के तेज झटकों से थरथराता नजर आया। भूकंप के दौरान बनाए गए इस भयानक वीडियो को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। 7.6 तीव्रता के भूकंप की वजह से शहर की सभी इमारतें, सड़कें और सड़कों पर रास्ता बताने के लिए लगे साइन बोर्ड बुरी तरह कांपते रहे। देखकर ऐसा लगा जैसे थोड़ी ही देर बाद वहां सब कुछ तबाह हो जाएगा। बड़ी बड़ी इमारतें मिट्टी में मिल जाएंगी। लेकिन भूकंप के इन जोरदार झटकों के बाद भी शहर की इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जिस वक्त ये जलजला आया उस दौरान वहां सड़क पर एक महिला दिखाई दी, लेकिन वो महिला भूकंप के तेज झटकों के बाद भी डरी नहीं, बल्कि वो सड़क के किनारे खड़ी होकर हिलती इमारतों का मोबाइल फोन से वीडियो बनाती रही। इस दौरान उससे थोड़ी दूरी पर मौजूद एक रेस्टोरेंट भूकंप की वजह से कांपता रहा। मतलब नए साल पर आए इस भयानक भूकंप ने वहां तबाही मचा दी। भूकंप के बाद जापान के इसी प्रांत से एक और वीडियो सामने आया। उस वीडियो में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी ही दिखाई दी। और आसमान से बनाए गए इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की रूह कांप गई। ये वीडियो जापान के इशिकावा प्रांत के वजिमा शहर का बताया गया। वहां के मीडिया के मुताबिक भूकंप की वजह से शहर के एक रिहायशी इलाके में भयानक आग लग गई थी और उसकी वजह से वो पूरा इलाका जलकर राख हो गया। जो वीडियो सामने आया उसमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दिया।
इस दौरान कुछ इमारतों में आग भी सुलगती रही। एक इमारत के पास से धुएं का गुबार उठता रहा। इसी तरह का एक दूसरा वीडियो इशिकावा प्रांत के नानाओ शहर से आया। उस वीडियो में एक बड़ी इमारत भूकंप की वजह से जमीन पर गिरी दिखी। इशिकावा प्रांत के सुजू शहर में तो भूकंप के बाद समंदर की उफनती लहरें किनारों से टकराती नजर आईं। बताया गया कि समंदर में 1 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठी और उसकी वजह से कुछ इलाकों में तबाही मच गई। समंदर की ताकतवर लहरों ने कई नावों को जमीन पर ला दिया। एक नाव तो समंदर से निकलकर एक मकान में घुस गई। लेकिन इशिकावा प्रांत में तबाही और बर्बादी का ये सिलसिला यही नहीं थमा। भूकंप के बाद वहां से आई एक वीडियो को देखने के बाद तो लोग दहशत से भर गए, क्योंकि 7.6 तीव्रता के भूकंप से इशिकावा प्रांत के वजीमा इलाके में सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। कुछ इलाकों में तो जलजले के तेज झटकों की वजह से सड़कें बीच से ही फट गईं। सड़कों पर बने गड्ढे इतने बड़े थे कि उनमें पूरी गाड़ी तक समा जाए। एक इलाके में तो भूकंप की वजह से सड़क पर बने एक गड्ढे में लाल रंग की एक गाड़ी फंसी नजर आई। इस दौरान वहां कई पुलिस वाले दिखाई दिए जो भूकंप के बाद वहां से गुजर रही दूसरी गाड़ियों को निकालने की कोशिश करते रहे। भूकंप की वजह से वजीमा शहर में कई इमारतें भी धराशायी हो गई। एक तस्वीर में एक मकान का बड़ा हिस्सा बाहर खड़ी एक कार पर गिरा दिखाई दिया। इसी तरह की कई और तस्वीरें भी वहां से सामने आई। उनमें शहर के अलग अलग इलाकों में कई मकान गिरे दिखे। वहां के मीडिया के मुताबिक भूकंप की वजह से वजीमा शहर में 15 लोगों की जान चली गई और कुदरत के इस कहर की वजह से वहां बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। जापान के इस प्रांत से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक और वीडियो सामने आया। उस वीडियो में दूर दूर तक सिर्फ तबाही ही नजर आई और मलबे में एक घर बिल्कुल पलटा हुआ दिखाई दिया, जबकि एक गाड़ी उस घर के नीचे दबी हुई नजर आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने घर को टेढ़ा करके मिट्टी के ढेर में रख दिया हो। उसके आसपास गाड़ियां इधर उधर खड़ी दिखी। सामने आए उस वीडियो में घर के ठीक पास की सड़क बिल्कुल धसी हुई नजर आई और आगे उसमें जो दिखा उसने लोगों को खौफ से भर दिया, क्योंकि वहां एक घर नहीं बल्कि कई घर भूकंप की वजह से तबाह हो गए और उन घरों के बाहर खड़ी कुछ गाड़ियां दरारों में फंस गई, जबकि कुछ गाड़ियां तो पूरी तरह मिट्टी में दब गई। मतलब भूकंप ने पूरे इलाके को तहस नहस करके रख दिया। उस वीडियो के दूसरे हिस्से में भारी भरकम पेड़ भी उखड़े हुए नजर आए। यहाँ तक कि एक इमारत के आगे का बड़ा हिस्सा खाई में तब्दील हो गया। इसके साथ ही वहां सड़क पर दूर दूर तक बड़ी दरारें पड़ गई और उसकी वजह से वहां के हालात खराब हो गए। वहां से आए एक वीडियो में शहर के एक पेट्रोल पंप के आगे की पूरी सड़क ही उखड़ी दिखाई दी। इसके बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारी कैन भर भर के लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल भरने लगे और उन कर्मचारियों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भूकंप के तेज झटकों की वजह से उस पेट्रोल पंप के ठीक सामने वाली सड़क टूट गई। इसकी वजह से गाड़ियां पेट्रोल पंप के अंदर नहीं जा पाई और उस पेट्रोल पंप के बाहर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। उसे देखकर उस पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने कैन के जरिए उन गाड़ियों तक पेट्रोल पहुंचाना शुरू कर दिया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क पर कई गाड़ियां खड़ी नजर आईं और कुछ कर्मचारी एक एक कर सभी गाड़ियों में कैन के जरिए पेट्रोल डालते दिखे। बताया गया कि वहां आए लोगों की मदद करने के लिए उस पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने मुफ्त में पेट्रोल बांटा। इधर पश्चिम बंगाल के मालदा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक टीचर के राम मंदिर पर विवादास्पद बयान देने के बाद भड़के लोगों ने एक स्कूल का घेराव कर दिया। आरोप है कि सद्दाम हुसैन नाम के उस टीचर ने सोशल मीडिया के जरिए राम मंदिर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी के विरोध में कई लोग स्कूल के बाहर जुट गए और तभी वहां मारपीट शुरू हो गई। कई लोग एक लड़के पर थप्पड़ और मुक्के बरसाने लगे। वो लोग जिसकी पिटाई कर रहे थे वो आरोपी टीचर का समर्थन करने वहां पहुंचा था। इसी बात पर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उसे पीटते पीटते जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद भी लोग नहीं रुके, वो उसे पैरों से भी मारकर अपना गुस्सा निकालते रहे। तभी वहां 2 पुलिस वाले पहुंच गए। वो भीड़ से एक एक आदमी को हटाते हुए उस लड़के के नजदीक पहुंचे और लोगों से शांत रहने की अपील की। इसके बाद वो लड़का उठकर खड़ा हुआ, लेकिन मारपीट की वजह से उसके कपड़े पूरी तरह फट गए। उसकी साइकिल भी टूट गई। अगर पुलिस वाले आने में थोड़ी और देर करते तो वो गंभीर रूप से घायल भी हो सकता था। और ये पूरा बवाल उस स्कूल के बाहर हुआ जिसके टीचर पर राम मंदिर पर विवादास्पद बयान देने का आरोप है। लोगों ने आरोपी टीचर को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की और इसी के विरोध में स्कूल पहुंचे लोगों ने वहां जमकर बवाल किया। आरोपी टीचर का समर्थन कर रहे उस लड़के को पीटने से पहले भी वहां कई लोगों के साथ मारपीट की गई। कुछ लोगों को तो गुस्साई भीड़ स्कूल से जबरदस्ती बाहर ले गई और तब उन्हें बीच सड़क पर ले जाकर पीटा गया। इस हंगामे को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने पहले से ही गेट बंद कर रखा था, लेकिन कुछ लोग गेट फांद कर स्कूल के अंदर दाखिल हो गए।
हालांकि उन्हें वहां का एक कर्मचारी पीटता दिखाई दिया। इस बात पर वहां जुटे लोग और भड़क गए और गेट तोड़ने की कोशिश करने लगे। वहां खड़े पुलिस वालों के लिए चुनौती बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लोगों का गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता चला गया। इसके बाद जैसे ही स्कूल का गेट खुला, लोग दौड़ते हुए उसके अंदर पहुंच गए। स्कूल के अंदर जाने के बाद गुस्साए लोग आरोपी टीचर की तलाश करने लगे। हालांकि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने के बाद से ही आरोपी टीचर सद्दाम हुसैन फरार है। खबर है कि पिछले 2 दिन से वो कहीं नजर नहीं आया और माना जा रहा है कि लोगों के गुस्से को देखते हुए ही उसने भागने में अपनी भलाई समझी। हालांकि इस मुद्दे पर भड़के लोग जब स्कूल पहुंचे तो वहां के कई कर्मचारियों के साथ भी उनकी तीखी बहस हो गई। इस दौरान वो पुलिस से भी उलझते दिखाई दिए। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोपी टीचर पर एक्शन लेने की मांग की। इमीडिएट अरेस्ट ना करले এই आंदोलन चलবে। इससे पहले सद्दाम हुसैन नाम के उस टीचर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया। आरोप है कि उस वीडियो के जरिए उसने राम मंदिर को लेकर ऐसी बात कह दी जिस पर लोगों की भावनाएं भड़क गईं। बाद में सोशल मीडिया पर उस वीडियो के वायरल होते ही आरोपी टीचर के विरोध में लोग एकजुट होने लगे। हालांकि पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया, तब जाकर स्कूल में बवाल खत्म हुआ। उधर कर्नाटक में मंदिर आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर बवाल बढ़ गया। बीजेपी ने विरोध जताने के लिए कर्नाटक में बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया और सिद्धरमैया सरकार के फैसले का विरोध तेज हो गया। इस गिरफ्तारी का कनेक्शन राम मंदिर निर्माण से भी जोड़ा गया। जब राम मंदिर बन रहा है तो इनको बच नहीं रहा है। हालांकि कर्नाटक सरकार ने साफ कर दिया कि वो किसी निर्दोष को गिरफ्तार नहीं करेगी। कर्नाटक सरकार ने 1992 के मंदिर आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। इधर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर दिए विवादास्पद बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी निशाने पर आ गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की और देश का माहौल खराब करने की नीयत से ऐसा बयान दिया। हिंदूज के बीच में गैप लाने के लिए प्रयास करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने एक दिन पहले राम मंदिर पर विवादास्पद बयान दिया था। हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। इस मामले में हिंदू सेना नाम के एक संगठन ने भी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस बीच महाराष्ट्र के पुणे से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि वहां की एक हाउसिंग सोसाइटी में नशे की हालत में एक लड़की ने जमकर हंगामा किया और वहां मौजूद महिलाओं के साथ मारपीट की। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें काले रंग के कपड़े पहने वो लड़की सोसाइटी के दरवाजे को घेर कर खड़ी नजर आई। वीडियो में दिखा कि उस लड़की ने वहां खड़ी दूसरी महिला को दरवाजे से बाहर जाने पर रोका। बताया गया कि वो लड़की नशे में धुत थी और जो वीडियो सामने आया उसमें उसके हाव भाव देखकर भी कुछ ऐसा ही लगा। वो लड़की कभी चिल्लाती दिखी तो कभी वो वहां खड़ी दूसरी महिला को धक्का देती नजर आई और ये सब देखकर वहां एक और महिला पहुंच गई। उन दोनों महिलाओं ने हंगामा करने वाली उस लड़की को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। तभी उनमें एक महिला उस लड़की का ध्यान भटकाकर दरवाजे से बाहर निकल गई, लेकिन उसके बाहर निकलते ही उस लड़की को उसकी भनक लग गई और उसने तुरंत उस महिला के बाल पकड़कर उसे अंदर की तरफ खींच लिया। इस बीच वहां मौजूद दूसरी महिला ने दरवाजे से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसने एक हाथ से उस महिला को धक्का दे दिया, जबकि अपने दूसरे हाथ से वो लगातार उस महिला के बाल खींचती रही। और ये सारा हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि उस लड़की ने उस सोसाइटी का दरवाजा बंद कर दिया और जब वहां मौजूद महिलाओं ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने उन महिलाओं के साथ मारपीट शुरू कर दी और ये सब देखकर वहां लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन उस लड़की पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो लगातार वहां मौजूद दोनों महिलाओं के साथ बदसलूकी करती रही। इसके बाद वहां पहुंची भीड़ ने बीच बचाव करते हुए एक महिला को उसके चंगुल से छुड़वा लिया, लेकिन इस दौरान वो लगातार उस दूसरी महिला के साथ हाथापाई करती रही और काफी देर तक हुई धक्का मुक्की के बाद उस महिला ने उस लड़की को दबोच लिया और उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे हाउसिंग सोसाइटी के दरवाजे से दूर हटा दिया। इस बीच सोसाइटी के बाकी लोगों ने पुलिस को वहां बुला लिया, लेकिन उसके बाद भी वहां लड़की शांत नहीं हुई, बल्कि उसने महिला पुलिसकर्मी से भी मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उस महिला पुलिसकर्मी ने भी उस पर जमकर लाठियां बरसाईं और फिर काफी देर तक चली मारपीट के बाद उस महिला पुलिसकर्मी ने उस लड़की को हिरासत में ले लिया। इधर उत्तर प्रदेश के मऊ से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया। वहां राशन बांटने में गड़बड़ी की शिकायत करने पर एक आदमी को जमकर पीट दिया गया और पिटाई का आरोप उसके गांव के ही दुकानदार पर लगा। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में मोटरसाइकिल से जा रहे एक आदमी को कुछ लोग डंडे से पीटते हुए नजर आए। वीडियो में साफ दिखा कि पहले मोटरसाइकिल पर सवार उस आदमी को टक्कर मारकर गिराया गया और जैसे ही वो अपनी मोटरसाइकिल को खड़ी कर उस पर बैठा, पीछे से आई 2 मोटरसाइकिलों से कुछ लोग उतरे और उस पर हमला करने लगे। एक साथ 3 लोग लगातार उस पर डंडे बरसाए जा रहे थे और पिट रहा वो आदमी खुद को बचाने की कोशिश करता नजर आया।
बताया गया कि उस आदमी ने डीएम से राशन वितरण में धांधली की शिकायत की थी, जिससे राशन का दुकानदार नाराज हो गया और उसने अपने बेटे और भाई के साथ मिलकर शिकायत करने वाले आदमी पर हमला कर दिया। राशन का शिकायत हमने दिया तो हमको मारा पीटा गया है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और उसके आधार पर पुलिस ने दबंग दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस बीच महाराष्ट्र में अलग विदर्भ राज्य बनाने की मांग के लिए आंदोलन तेज हो गया। विदर्भ महाराष्ट्र के 5 क्षेत्रों में एक है, लेकिन कई संगठन लंबे समय से उसे महाराष्ट्र से अलग करके एक नया राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति नाम के संगठन से जुड़े कार्यकर्ता कई दिनों से नागपुर में धरना दे रहे हैं। लेकिन जब उनकी मांग नहीं सुनी गई तो वो सड़कों पर उतर आए और नागपुर में मौजूद संविधान चौक को घेर लिया। इस प्रदर्शन की वजह से वहां भारी ट्रैफिक जाम लग गया, लेकिन विदर्भ को अलग राज्य बनाने की मांग करने वाले सैकड़ों प्रदर्शनकारी वहां डटे रहे। कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर गाड़ियों के सामने बैठकर नारेबाजी करते दिखे, जबकि कई लोग तो गाड़ियों और बसों के सामने ही लेट गए। इस दौरान पुलिसकर्मी उन लोगों को वहां से हटाने के लिए उन्हें समझाते बुझाते नजर आए, लेकिन प्रदर्शनकारी टस से मस होने को राजी नहीं थे और अपनी मांग को लेकर वो काफी देर तक वहां हंगामा करते रहे। और महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर भड़के उन प्रदर्शनकारियों ने वहां पुतला जलाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। एक पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों के बीच से उस पुतले को लेकर भागता नजर आया। इसके बाद तो प्रदर्शनकारी और ज्यादा भड़क गए। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के इस प्रदर्शन में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। पीली साड़ी में एक महिला एक बस के सामने बैठकर अलग विदर्भ राज्य की मांग करती दिखी। प्रदर्शनकारियों ने विदर्भ को अलग राज्य बनाने को लेकर शिंदे सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया और उसके साथ गठबंधन में शामिल बीजेपी के नेताओं पर भी गुस्सा जाहिर किया। हालांकि हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया और सख्ती बरतते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद ही वहां सड़कों पर गाड़ियों का आना जाना दोबारा शुरू हो सका। लेकिन विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने चेतावनी दी कि अगर विदर्भ को अलग राज्य बनाने की उसकी मांग नहीं सुनी गई तो उसके कार्यकर्ता एक बार फिर सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्से में मौजूद विदर्भ उसके 5 क्षेत्रों में एक है। इस क्षेत्र में नागपुर, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर और अकोला समेत 11 जिले आते हैं। इनमें करीब 3 करोड़ लोग रहते हैं। इसी हिस्से को महाराष्ट्र से अलग करके एक नया राज्य बनाने की मांग की जा रही है, क्योंकि अलग विदर्भ राज्य की मांग करने वाले संगठन राज्य सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाते आए हैं। उनकी शिकायत है कि विदर्भ के गांवों की हालत बेहद खराब है और वहां की आबादी का बड़ा हिस्सा गरीबी में जी रहा है। ऐसे में उन संगठनों का मानना है कि अलग राज्य बनने के बाद विदर्भ के लोगों की हालत सुधर सकती है। उधर पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले पर कोलकाता में जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस मामले की जांच में जुटी ईडी ने कुछ दिन पहले ही कोलकाता में 9 ठिकानों पर छापे मारे थे और अब भ्रष्टाचार के इस मामले को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी कोलकाता की सड़कों पर उतर आए। इस दौरान उनमें कुछ लोग मुंह पर कालिक पोते दिखाई दिए, जबकि ज्यादातर लोगों के हाथों में थाली नजर आई। उन थालियों को पीटकर वो अभ्यर्थी नारेबाजी करते दिखे। अभ्यर्थियों ने कोलकाता में सियालदाह से धर्मतला तक मार्च किया और आरोप लगाया कि शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले की वजह से ही वो कई साल से बेरोजगार हैं। पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में फर्जीवाड़े का यह मामला 2014 से 2021 के बीच का है। इसमें भर्ती परीक्षा पास करवाने के लिए एक अभ्यर्थी से 5 लाख से 15 लाख तक की रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच कर रही हैं और इसमें कई टीएमसी नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। इधर मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुलिस हिरासत में एक आदमी की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। उस आदमी के परिजनों ने सड़क पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। और प्रदर्शन का जो वीडियो सामने आया उसमें सैकड़ों लोग हंगामा करते नजर आए और नारेबाजी करते दिखे। प्रदर्शन कर रहे लोगों में मृतक करण के परिवार वाले भी शामिल थे और उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। लड़की वालों से पैसे खिला, मेरे भाई को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया। हंगामे की वजह से वहां हालात बेकाबू हो गए, जिसकी खबर मिलते ही वहां पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन लोगों ने उन्हें भी घेर लिया। वहीं बताया गया कि यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है और इसी मामले में लड़की के परिवार वालों ने करण के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए जाने के दौरान ही करण ने जहरीला पदार्थ खा लिया था और हालत गंभीर होने पर करण को इलाज के लिए राजगढ़ से भोपाल भेजा गया था।
जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और भोपाल से शव जब राजगढ़ पहुंचा तो करण के परिवार वालों और रिश्तेदारों के सब्र का बांध टूट गया। इसके साथ ही उन्होंने लड़की के परिवार वालों पर भी कई आरोप लगाए। सब बोल रहे हैं कि हमने थाने में उसे जहर खिला के मरवा दिया। हंगामा कर रहे लोग आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे थे और शव का अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े हुए थे। लेकिन काफी देर बाद जब पुलिस ने उन्हें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया तब उन्होंने हंगामा खत्म किया और शव का अंतिम संस्कार करने को तैयार हुए। उधर हरियाणा के सोनीपत से डरा देने वाला एक मामला सामने आया। वहां बेखौफ बदमाशों ने मन्नत हवेली नाम के ढाबे में जमकर तोड़फोड़ की। यही नहीं, आरोप है कि उन बदमाशों ने उस ढाबे के कैशियर को भी गोली मार दी। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो की शुरुआत में उस ढाबे के अंदर सब कुछ ठीक ठाक दिखा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां हंगामा होने लगा और वहां मौजूद कई लोग ढाबे के दरवाजे से अंदर की तरफ कुछ फेंकते हुए दिखाई दिए। इसी दौरान सफेद जैकेट पहना एक आदमी नजर आया। उसने अपनी पैंट की पीछे वाली जेब से पिस्तौल निकाली और हवा में फायरिंग करने लगा। उसी सफेद जैकेट वाले बदमाश पर ही ढाबे के कैशियर को गोली मारने का आरोप है। बताया गया कि ढाबे के कैशियर को उसके पैर में गोली मारी गई और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस वक्त मन्नत हवेली नाम के ढाबे में यह हंगामा हो रहा था वहां कई और लोग भी मौजूद थे, लेकिन वो बदमाशों का हंगामा देखकर डरे हुए थे, जिसकी वजह से किसी ने भी उन बदमाशों को रोकने की कोशिश नहीं की। दावा किया गया कि हंगामा करने वाले वो बदमाश नशे में चूर थे और नए साल का जश्न मनाने के लिए वो सोनीपत के मुरथल इलाके में मौजूद उस ढाबे में पहुंचे थे। लेकिन जब ढाबे के कर्मचारियों ने उन्हें शराब पीने से रोका तो वो नाराज हो गए। उसके बाद बदमाशों ने पहले हंगामा किया, फिर गोलीबारी शुरू कर दी। लेकिन ये पूरी घटना ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई और वीडियो सामने आते ही पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 3 बजे के आसपास 5 साल लड़के आए, उन्होंने पत्थरबाजी की और उन्होंने फिर फायर किया है। पुलिस की टीम उन बदमाशों की तलाश में जुट गई। बदमाशों की पहचान के लिए होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए। पुलिस के मुताबिक 1 जनवरी की रात वो बदमाश 2 बार उस ढाबे में गए थे। पहले वो रात 11:30 बजे ढाबे में पहुंचे और हंगामा किया। उसके बाद वो दोबारा देर रात 3 बजे अपने साथियों के साथ उस ढाबे में पहुंचे और फायरिंग की। बताया गया कि नशे में धुत वो बदमाश और शराब पीना चाहते थे, लेकिन जब ढाबे के कर्मचारियों ने उन्हें रोका तो वो नाराज हो गए और फिर उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। इधर राजस्थान के नागौर में एक लड़के की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन ले लिया। वहां चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने एक लड़के को बीच सड़क पर पीटा। इस दौरान कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी उस लड़के को डंडे से पीटता नजर आया, जबकि वहां मौजूद दूसरा आदमी उसे कुछ कहता दिखाई दिया। लेकिन थोड़ी देर में बच्चों समेत कई लोग वहां इकट्ठा हो गए और उस लड़के को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद तो ऐसा लगा जैसे भीड़ उसकी जान लेने पर आमादा हो गई। कोई उसे डंडे से मारता दिखा तो कोई लात घूंसे बरसाता नजर आया। इस बीच कुछ लोग उसे थप्पड़ भी मारते दिखे। वो लड़का उन लोगों के सामने बार बार अपनी जान बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी और मारपीट के दौरान वीडियो रिकॉर्ड करते रहे। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो इस मामले में कार्रवाई की गई और कार्रवाई करते 3 आदमी डिटेन करके लाके बंद किया इनको। आरोप है कि वो लड़का मोबाइल फोन चुरा कर भाग रहा था और इससे गुस्साए लोगों ने उसके कपड़े उतार कर उसकी पिटाई कर दी। इस बीच बिहार के मुजफ्फरपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में एक लड़का एक पिस्तौल से अपने जन्मदिन का केक काटता नजर आया और केक काटने के बाद उसने अपनी पिस्तौल लहराते हुए डांस भी किया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लड़के वहां नाचते गाते नजर आए। इस दौरान एक लड़का डांस करते करते दूसरे लड़के को बेल्ट से पीटता भी दिखाई दिया। इसके बाद जब केक काटने की बारी आई तो वो लड़का हाथ में पिस्तौल लिए आगे बढ़ा और पिस्तौल के आगे वाले हिस्से से उस केक को काटा और पिस्तौल को हवा में लहराने लगा। इस दौरान उस लड़के के कुछ दोस्तों ने इसका वीडियो बनाया तो कुछ दोस्तों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया और उसके बाद सारे लड़के डांस करते हुए एक दूसरे को बेल्ट से पीटते भी दिखाई दिए। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस इसकी जांच में जुट गई। इधर दिल्ली के आदर्श नगर इलाके से चौंका देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक युवक से सरेआम करीब 9.5 लाख रुपए लूट लिए गए। वो आदमी उन पैसों को जमा कराने के लिए बैंक जा रहा था, लेकिन बदमाशों ने रास्ते में ही उस युवक के पास मौजूद रुपयों से भरा बैग छीन लिया। ये पूरी घटना पास में ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और जो वीडियो सामने आया उसमें एक सड़क पर लोग और गाड़ियां आती जाती दिखी। इसी दौरान काली जैकेट में रुपयों से भरा बैग लिए वो युवक भी नजर आया। वो जैसे ही सड़क किनारे खड़ी एक सफेद कार के आगे निकला, वैसे ही पीछे से आए 2 बदमाशों ने उसे घेर लिया और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया।
इसके बाद एक बदमाश उस युवक का बैग जबरदस्ती छीनता दिखा। इस लूटपाट के दौरान भी रास्ते पर गाड़ियों का आना जाना जारी रहा। इतने में उन बदमाशों का तीसरा साथी भी वहां मोटरसाइकिल से पहुंच गया। इसके बाद तीनों बदमाश करीब 9.5 लाख रुपयों से भरा वो बैग लेकर वहां से भाग निकले। जिस युवक से लूट की गई वो एक फल कारोबारी के यहाँ काम करता है और उस कारोबारी के कहने पर ही वो उन पैसों को बैंक में जमा करने जा रहा था। जो भी माल बिकता है सुबह कैश जमा होता है बैंक में। शिकायत मिलने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। इधर कड़कड़ाती ठंड के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकल गए। 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में फिट इंडिया अभियान के बारे में बात की थी। इसके बाद भजनलाल शर्मा ने इस अभियान की तारीफ की थी और खुद को फिट रखने का संकल्प लिया था। और अपने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए भजनलाल शर्मा सुबह की सैर पर निकल गए। कोहरे और जबरदस्त ठंड के बीच राजस्थान के नए नवेले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के सिटी पार्क पहुंचे। ये देखकर पार्क में मौजूद लोगों का जोश दुगना हो गया। जमा देने वाली ठंड के बीच मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर उनके अंदर नई ऊर्जा आ गई। कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री से हाथ भी मिलाया। हालांकि सामान्य दिनों की तुलना में पार्क में भीड़ कम थी क्योंकि जयपुर में जबरदस्त सर्दी पड़ रही। मुख्यमंत्री ने इस बारे में पार्क में मौजूद लोगों से बात भी की। खाली हो गया, आने वाले लोग। इस पूरी बातचीत के दौरान भजनलाल शर्मा की मॉर्निंग वॉक चलती रही। उनके साथ आए सुरक्षा कर्मी और बाकी लोग भी उनके साथ साथ चलते रहे और इस दौरान पार्क में टहलने आए लोग मुख्यमंत्री से मिलते रहे। जयपुर का सिटी पार्क सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में आता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसी सीट से विधायक हैं और सुबह की सैर के लिए वो अपनी विधानसभा में बने सिटी पार्क में पहुंचे। सर पर मफलर बांधे और ट्रैक सूट पहने भजनलाल शर्मा तेजी से टहल रहे थे। उनके साथ आया काफिला भी इसी स्पीड से चल रहा था। लेकिन पार्क में सैर के लिए आए लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलने का मौका ढूंढ ही लिया। एक शख्स तो मुख्यमंत्री के काफिले के आगे आगे दौड़ रहा था, लेकिन बीच में रुककर वो मुख्यमंत्री से मिला, उनसे हाथ मिलाया और फिर दौड़ने लगा। इससे पहले पार्क में टहलने आए कुछ और लोगों ने भी मुख्यमंत्री से हाथ मिलाया। वो जब भजनलाल शर्मा से मिले तो उनकी खुशी देखते ही बन रही थी क्योंकि मुख्यमंत्री का काफिला अचानक सिटी पार्क पहुंचा। इस काफिले को देखते ही उस पार्क में आए लोगों के चेहरे खिल गए। इन लोगों में सांगानेर के कुछ पार्षद भी थे। उन्होंने मुख्यमंत्री को इलाके में चल रहे विकास कार्यों के बारे में भी बताया और जब तक मुख्यमंत्री पार्क में रहे वो साथ साथ चलते रहे। ये पार्षद मुख्यमंत्री को इलाके में हो रहे विकास कार्यों के बारे में बताते रहे। बातचीत के बीच पार्क में रोजाना टहलने वाले लोग मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच गए। भजनलाल शर्मा उनसे भी जोश के साथ मिले। काफिले के साथ चल रहे कुछ युवाओं ने तो मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी खींचने का मौका भी ढूंढ लिया। वो चलते चलते मुख्यमंत्री के साथ तस्वीर खींचने लगे। मुख्यमंत्री का काफिला सुबह जिस समय पार्क पहुंचा, पार्क में घना कोहरा था। इतना कोहरा कि गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ी। और इसी कड़ाके की ठंड के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री सुबह की सैर पर निकले। उन्होंने 31 दिसंबर को पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद फिट रहने का संकल्प लिया था। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए वो टहलने निकले और इसी बहाने अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मुलाकात भी कर ली। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान के बाद विपक्षी गठबंधन में कलह बढ़ सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर कांग्रेस ने आक्रामक तेवर दिखाए और भगवंत मान के बयान को आड़े हाथ लिया। ये तो वक्त बताएगा कि एक थी कांग्रेस की, एक थी आम आदमी पार्टी। ये खींचतान भगवंत मान के एक दिन पहले दिए गए बयान की वजह से रही। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है। एक थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में खींचतान के बीच सूत्रों ने बताया कि विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों की सीट शेयरिंग पर कांग्रेस से चर्चा ही शुरू नहीं हुई है। उधर बड़ी खबर आई दक्षिण कोरिया से। दक्षिण कोरिया के विपक्षी नेता ली जे-म्यूंग पर बुसान शहर में जानलेवा हमला हुआ। ली जे-म्यूंग पर एक अनजान शख्स ने चाकू से हमला कर दिया। हमलावर ने उनकी गर्दन पर चाकू मारा। हमले के बाद ली जे-म्यूंग की हालत गंभीर है। इस बीच पुलिस ने हमला करने वाले को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसने उस हमले की वजह नहीं बताई। दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में हुई इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया क्योंकि एक शख्स ने अचानक वहां के विपक्षी नेता ली जे-म्यूंग पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के वक्त घटना वाली जगह पर 20 से ज्यादा पुलिस वाले मौजूद थे और उन पुलिस वालों की आंखों के सामने दक्षिण कोरिया के विपक्षी नेता ली जे-म्यूंग पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावर ने बिल्कुल सामने से ली जे-म्यूंग के गले में चाकू घोंपा। उसने जब ली जे-म्यूंग पर हमला किया तो आसपास के लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं था। उन्हें समझ ही नहीं आया कि हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि हमलावर ऑटोग्राफ लेने के बहाने ली जे-म्यूंग के बिल्कुल सामने पहुंचा था।
वो पत्रकारों के बीच में घुसकर ली जेम्यूंग के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और अचानक उसने चाकू निकालकर उन पर अटैक कर दिया। ये देखते ही आसपास खड़े लोग चीखने लगे। हमला अचानक हुआ, इसलिए ली जेम्यूंग के भी होश उड़ गए। चाकू लगते ही वो जमीन पर गिर गए और इसी बीच आसपास खड़े सुरक्षा कर्मियों ने उस हमलावर को पकड़ लिया। पुलिस ने यह साफ नहीं किया कि हमला करने वाले शख्स ने किस मकसद से ली जेम्यूंग को निशाना बनाया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमला करने वाले शख्स की उम्र 50 से 60 साल के बीच थी और ली जेम्यूंग को चाकू घोंपते समय उसने कागज से बना एक मुकुट पहना हुआ था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उस मुकुट पर ली लिखा था। उसने जैसे ही दक्षिण कोरिया के विपक्षी नेता पर जानलेवा अटैक किया, पुलिस वालों ने उसे दबोच लिया। वो उसे खींचते हुए ली जेम्यूंग से दूर ले गए। इस दौरान उसने कागज का वो मुकुट पहना हुआ था। पुलिस उसे भागने का मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए 2 पुलिस वालों ने उसे जोर से पकड़ लिया और बाकी उसे धक्का देकर पीछे ले जाने लगे। थोड़ी देर बाद हमलावर जमीन पर चित पड़ा हुआ था। हमला करने वाला शख्स जैसे ही जमीन पर गिरा, पुलिस वाले उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसे इस तरह पकड़ा कि वो अपनी जगह हिल तक न सके। एक और हमलावर पकड़ा गया तो दूसरी ओर हमले में घायल हुए ली जेम्यूंग की हालत देखकर लोगों की सांसें अटक गईं, क्योंकि चाकू सीधा उनकी गर्दन में घुस गया था, जिसके बाद वो जमीन पर गिर गए और दर्द से कराह उठे। ली जेम्यूंग के एक समर्थक ने बताया कि चाकू के हमले से उनकी गर्दन पर करीब 1 सेंटीमीटर गहरा घाव हुआ और जमीन पर गिरने के बाद ली जेम्यूंग की गर्दन से काफी खून बहा। खून को बहने से रोकने के लिए उन्होंने आनन फानन में उस पर रुमाल भी रख लिया, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ, क्योंकि चाकू के हमले से ली जेम्यूंग की गर्दन पर करीब 1 सेंटीमीटर गहरा घाव हो गया। इस वजह से जमीन पर पड़े ली जेम्यूंग कराहते रहे। जमीन पर दर्द से तड़प रहे ली जेम्यूंग को कुछ देर पहले तक इस हमले का अंदाजा ही नहीं था। वो बुसान शहर में बने नए एयरपोर्ट का मुआयना करके लौट रहे थे, बेफिक्र थे। तभी मीडिया ने उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिया। पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। एक पत्रकार का सवाल सुनकर वो जवाब देने ही वाले थे कि उसके बगल में खड़े हमलावर ने ली जेम्यूंग के गले में चाकू मार दिया और वहां अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में ली जेम्यूंग को एयरलिफ्ट किया गया और बुसान के अस्पताल में भर्ती कराया गया। दक्षिण कोरिया के मीडिया के मुताबिक ली जेम्यूंग की हालत गंभीर है, क्योंकि चाकू सीधा उनकी गर्दन में घुस गया। मदद पहुंचने तक वो दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में बने नए एयरपोर्ट के पास ऐसे ही तड़पते रहे। आपाधापी के बीच उन्हें एयरलिफ्ट किया गया। उन्हें हेलीकॉप्टर से दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल लाया गया। दक्षिण कोरिया के मीडिया के मुताबिक हमले में घायल ली जेम्यूंग की हालत गंभीर है, क्योंकि गर्दन का घाव गहरा है और काफी खून बह चुका है। इस बीच दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने इस हमले की निंदा की और दक्षिण कोरिया की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ली जेम्यूंग पर हुए हमले पर बयान दिया। दक्षिण कोरिया में 2022 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में ली जेम्यूंग ने यून सुक योल को कड़ी टक्कर दी थी और बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए थे। ली जेम्यूंग सोल के एक इलाके के मेयर भी रह चुके हैं और इस दौरान उन पर रिश्वत लेने का आरोप लग चुका है। कुछ दिन पहले ही उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की गई थी और उन पर हुए जानलेवा हमले के तार रिश्वत के आरोपों से ही जोड़े जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कोई औपचारिक बयान नहीं दिया और हमले की वजह नहीं बताई। लेकिन ली जेम्यूंग को जिस तरह से सरेआम चाकू मारा गया, उसने उनके अतीत के पन्नों को खोल कर रख दिया और उन पर मेयर रहते हुए रिश्वत लेने के आरोपों की चर्चा होने लगी, क्योंकि इस हमले का कनेक्शन उन आरोपों से जोड़ा गया। वैसे दक्षिण कोरिया में ली जेम्यूंग से पहले भी कई नेताओं पर इस तरह के खतरनाक हमले हो चुके हैं। 2022 में विपक्षी नेता सोंग योंग गिल पर एक रैली के दौरान हथौड़े से हमला हुआ था। इससे पहले 2006 में पूर्व राष्ट्रपति पार्क गिंग हे पर भी चाकू से हमला हो चुका है और तो और 2015 में साउथ कोरिया में मौजूद अमेरिकी राजदूत तक पर हमला हो गया था। दक्षिण कोरिया में ये हाल तब है जब वहां बंदूक रखने पर सख्त कानून है और इतनी सख्ती के बावजूद वहां के एक बड़े नेता ली जेम्यूंग पर खुलेआम चाकू से हमला हो गया और इतना खून बहा कि ली जेम्यूंग के गर्दन की सर्जरी करनी पड़ेगी। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है झारखंड से। सूत्रों के हवाले से खबर है कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। खबर है कि रांची में शाम 4 बजे सत्ताधारी गठबंधन की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में सभी मंत्रियों और गठबंधन के विधायकों को मौजूद रहने का निर्देश दिया गया। माना जा रहा है कि कई मामलों में चल रही ईडी जांच की वजह से हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है ताकि उनकी सीट से कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ाया जा सके। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन,
ये क्या लगभग माना जाए कि अब वो अपनी ईडी की मुश्किलों की वजह से कुर्सी अपनी पत्नी को दे देंगे? अब तक 7 बार जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनको ईडी सम्मन दे चुकी है और किसी भी पूछताछ में वो वहां पर नहीं शामिल हुए। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगर ईडी उनको गिरफ्तार करती है या फिर अगर गिरफ्तारी की नौबत आती है, ऐसे आलम में अपने पत्नी को वो मुख्यमंत्री बना सके। इसीलिए कल शाम 4 बजे कल रांची में तमाम जो घटक दल के विधायक हैं और जेएमएम के विधायक हैं, मंत्री हैं, उन सभी लोगों को बुलाया गया है और माना जा रहा है कि उस बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को वहां पर नेता चुना जाएगा और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अब तक जो बातें सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन को जब भी ईडी ने नोटिस दिया है उन्होंने उसका जवाब दिया है, लेकिन अब तक वो वहां पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे हैं। और ऐसे में अगर ईडी आगे कोई कार्रवाई करती है उससे पहले की रणनीति ये तैयार की जा रही है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सके अगर वैसी नौबत आती है तो। शुक्रिया चंद्रमोहन आपका। उधर बड़ी खबर आई पाकिस्तान के बलूचिस्तान से। वहां जारी प्रदर्शनों से पाकिस्तान की सरकार इतनी झुंझला गई कि वो इन प्रदर्शनों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने लगी। बलोच समुदाय के लोगों ने वहां कई महीनों से पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उनका आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान के कुछ लोगों को जबरन गिरफ्तार कर लिया था। इसी वजह से वहां लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसने पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा दी, क्योंकि बलोच समुदाय के लोगों के गुस्से के आगे पाकिस्तान की सेना और सरकार बेबस नजर आ रही है। और ये बात सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जब भी अपने देश के हालात पाकिस्तान से जब भी अपने देश की हालत नहीं संभलती, वो इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने लगता है। और इस बार भी वैसा ही हुआ, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर से बलोच आंदोलन के बारे में सवाल पूछा गया तो वो एकदम झुंझला उठे। 2 मिनट पहले तक मुस्कुराकर पाकिस्तान की तरक्की का झूठा ताना बाना बुन रहे काकर के चेहरे की हवाइयां उड़ गई और वो बलोच प्रदर्शन का नाम सुनते ही ऐसे उखड़े कि उनसे पहले उनके चेहरे के हाव भाव ने जवाब दे दिया। और जब उन्होंने मुंह खोला तो हर बार की तरह इसके पीछे भारत का हाथ होने की बात कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। 80-80, 90-90 कत्ल ये लोग करते हैं, हिंदुस्तान से पैसा लेके करते हैं। अलल ऐलान मैं कह रहा हूँ, रॉ की फंडिंग के साथ करते हैं। मतलब पाकिस्तान ने इस बार भी अपनी घरेलू लड़ाई की नाकामी का ठीकरा भारत के सिर फोड़ने की कोशिश की, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वहां बलोच समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान की सरकार की नाक में दम कर रखा है। वो लोग बलूचिस्तान में जारी पाकिस्तान की सेना और सरकार की मनमानी के खिलाफ आर पार की जंग लड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा विरोध मार्च निकाला गया था। इस विरोध मार्च पर काबू पाने में इस्लामाबाद पुलिस के साथ ही वहां की सेना के भी पसीने छूट गए थे और आखिरकार पाकिस्तान को बैकफुट पर आना पड़ा था। हालांकि इस्लामाबाद में जारी बलोच समुदाय के प्रदर्शन फिर भी नहीं रुके। वहां बलोच समुदाय के लोग पाकिस्तान की सरकार और सेना पर लगातार हमलावर नजर आए। कुछ जगहों पर तो इन प्रदर्शनों की अगुवाई महिलाओं ने की और वो सीधे पाकिस्तानी सेना के जवानों से भिड़ गई। इस्लामाबाद से आए एक वीडियो में एक महिला प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी सेना के अधिकारी से सवाल पूछती नजर आई। जो हमलावर हुए थे उनको आपने ढूंढा या नहीं ढूंढा? जैसे ही उस प्रदर्शनकारी ने सवाल पूछा, सेना का वो अधिकारी जवाब देने के बजाय उल्टा उन लोगों को ही दोषी बताने लगा। आप ही के बंदे थे, कुछ स्पीकर की लेन देन का मसला इस्लामाबाद में प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने बलोच समुदाय के लोगों को जेलों में ढूंसकर उनका एनकाउंटर कर दिया। एक निहत्थे नौजवान बालाच बलोच को दौरान कस्टडी मारा गया और फेक इनकाउंटर करके उसको दहशतगर्द करार दिया गया। इस दौरान उन लोगों ने चेतावनी दी कि उनकी ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक पाकिस्तान सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा नहीं कर देता। और एक और बड़ी खबर आई पाकिस्तान से। खबर है कि चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का चूना लगा दिया। आरोप है कि चीन ने पाकिस्तान को जो विमान बेचे थे वो कबाड़ निकल गए, जबकि चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त होने का दावा करता है। लेकिन उसी चीन ने पाकिस्तान को दोस्ती के नाम पर एक बार फिर ठग लिया और इस वजह से पाकिस्तान को करोड़ों की चपत लग गई, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन से 2015 में जो विमान खरीदे थे वो अब उन्हें रिटायर करने वाला है। पाकिस्तान की वायुसेना का मानना है कि चीन से खरीदे गए वो विमान अब उसके किसी काम के नहीं रहे। मतलब 8 साल के अंदर ही पाकिस्तान के ZDK-03 काराकोरम विमानों का दम निकल गया। ऐसे 4 विमान पाकिस्तान ने 2011 में खरीदे थे। उसे ये चारों विमान 2015 तक हासिल हुए।
लेकिन इन विमानों को पाकिस्तान की वायुसेना ने 8 साल के अंदर ही रिटायर कर दिया। इसकी वजह बताई गई उन विमानों में आई तकनीकी खराबी, क्योंकि दावा किया गया कि ये विमान इन 8 सालों में पाकिस्तान की वायुसेना के लिए ही मुसीबत बन गए और पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का घाटा उठाना पड़ गया। हालांकि जब पाकिस्तान ने 2011 में इन विमानों का सौदा किया था तो उसने चीन के साथ मिलकर इन विमानों की ताकत का खूब डंका पीटा था। पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि वो इनमें 2 विमान भारत सीमा पर तैनात करेगा और बाकी 2 अफगानिस्तान की सीमा की जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन उसकी उम्मीदों को करारा झटका लग गया, क्योंकि 8 साल में ही चीन से खरीदे गए वो विमान लोहे के ढांचे में बदल गए। मतलब चीन ने दोस्ती के नाम पर एक बार फिर पाकिस्तान को ठग लिया, क्योंकि चीन ने जिन विमानों को घातक और ताकतवर बताकर पाकिस्तान को बेचा था वो अब उड़ने लायक भी नहीं बचे। और खबर है कि अब वो सिर्फ पाकिस्तान के एयरबेस पर धूल खा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान ने चीन से ZDK-03 काराकोरम विमानों को भारत से टक्कर लेने के लिए खरीदा था, क्योंकि ऐसे ही ताकतवर विमान भारत ने इजराइल से खरीदे थे। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अपने दोस्त चीन पर भरोसा जताया। लेकिन आरोप है कि चीन ने मौके का फायदा उठाकर अपनी सबसे घटिया तकनीक वाले विमान उसे बेच दिए और 8 साल में ही उनका धुआं निकल गया। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान ने जब इन विमानों की शिकायत की तो चीन ने इन्हें अपग्रेड करने के नाम पर उससे और रकम भी वसूली। इसके बाद तकनीकी खराबी को सही करने के लिए 5 महीने पहले उन 4 विमानों को चीन भी भेजा गया। लेकिन आरोप है कि चीन ने उन विमानों से रडार और सेंसर तक निकाल लिए। मतलब जिन विमानों को करोड़ों डॉलर खर्च करके पाकिस्तान ने खरीदा वो अब उसके लिए किसी काम के नहीं बचे। उधर बड़ी खबर आई गाजा के खान यूनिस इलाके से। वहां इजराइल की सेना ने एक मस्जिद को निशाने पर ले लिया। हमास को चेतावनी देते हुए इजराइल ने इसका एक वीडियो भी जारी किया। खान यूनिस वही इलाका है जहां इजराइल की सेना और हमास के लड़ाकों के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। इजराइल की सेना का मानना है कि खान यूनिस में ही हमास का सबसे खूंखार कमांडर यहिया सिनवार छिपा हो सकता है। इसी वजह से इजराइल की सेना ने बीते 1 हफ्ते से खान यूनिस को घेर रखा है। एक दिन पहले ही वहां इजराइल की सेना ने एक जोरदार ऑपरेशन की शुरुआत की। इस ऑपरेशन के तहत उसके सैनिकों ने खान यूनिस में जमीन और आसमान के रास्ते ताबड़तोड़ हमले बोले और कई इमारतों को तबाह कर दिया। इजराइल के इस आसमानी ऑपरेशन में खान यूनिस इलाके की एक मस्जिद भी तबाह हो गई और इसी का एक वीडियो जारी कर इजराइल ने हमास को खान यूनिस खाली करने की धमकी दी और ऐसा ना होने पर वहां इसी तरह के हमले जारी रखने की चेतावनी भी दे डाली। उस वीडियो में दिखा कि इजराइल की सेना ने खान यूनिस इलाके में मौजूद उस मस्जिद पर आसमान से मिसाइल गिराई और जैसे ही वो मिसाइल उस मस्जिद से टकराई उस इलाके में जोरदार धमाका हो गया। इसके बाद तो वहां धूल का ऐसा गुबार उठा कि आसपास की कई इमारतें मानो गायब हो गई। वहां इतना भयानक धुआं उठा कि उसे देखकर लोग दहशत में आ गए। मस्जिद के आसपास के इलाके को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कई बम एक साथ फट पड़े हों। इजराइल को शक है कि खान यूनिस इलाके में हमास का टॉप कमांडर यहिया सिनवार छिपा हो सकता है। इसके अलावा इजराइल की सेना ये आशंका भी जता चुकी है कि इसी इलाके में हमास ने कई बंधकों को कैद करके रखा है। माना जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल ने वहां पूरी ताकत से हमलों को अंजाम देना शुरू कर दिया ताकि हमास को जड़ से मिटाया जा सके। इस बीच इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी के उत्पीड़न का वीडियो सामने आया। इस वीडियो के सामने आने के बाद इजराइल की सेना की फजीहत हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप है कि इजरायली सेना ने जांच के नाम पर उस कर्मचारी का शोषण किया। और जो वीडियो सामने आया उसमें इजराइल का एक सैनिक पेट्रोल पंप के उस कर्मचारी को अपने पैरों से रौंदता दिखा। वेस्ट बैंक के उस पेट्रोल पंप पर इजराइल के 2 सैनिक नजर आए। उनमें एक सैनिक ने उस कर्मचारी को जमीन पर उल्टा लेटने का आदेश दिया। हथियार से लैस उस सैनिक की बात मानकर उसने वैसा ही किया। वो कर्मचारी फिलिस्तीनी था और वो मुट्ठी बांधकर जमीन पर उल्टा लेट गया। लेकिन ये तरीका इजराइल के उस सैनिक को पसंद नहीं आया और उसने लात मारकर उसके दोनों हाथ खोल दिए। ऐसा करने में उस फिलिस्तीनी को वहां रखी टेबल से चोट भी लगी, लेकिन उस सैनिक पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उसकी नजर उस कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। उसने उस कैमरे को देखकर गंदे इशारे किए। इस दौरान एक दूसरा सैनिक लगातार उस कर्मचारी के सामने हथियार लिए खड़ा रहा। हालांकि उसने कोई हरकत तो नहीं की, लेकिन वो इस तरह खड़ा रहा जैसे अगर उस कर्मचारी ने उनकी बात नहीं मानी तो वो एक्शन ले लेगा। लेकिन इस वीडियो के सामने आते ही फिलिस्तीन ने इजरायली सेना को घेर लिया। उसने आरोप लगाया कि वेस्ट बैंक में इसी तरह फिलिस्तीनियों पर रोजाना जुल्म ढाए जाते हैं। क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि पेट्रोल पंप का वो कर्मचारी कुछ देर तक इसी तरह जमीन पर लेटा रहा। इसी बीच वहां इजराइल के तीसरे सैनिक की एंट्री हुई। उसे उस कमरे से बाहर जाना था, लेकिन बाहर जाने के लिए उस सैनिक ने जमीन पर लेटे फिलिस्तीनी की पीठ पर पैर रखा और उसे पार कर वहां से निकल गया। उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसे परवाह ही नहीं कि जमीन पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अगर वो चाहता तो उसे लांघ कर भी जा सकता था।
बाद में उन्हीं तस्वीरों को दिखाकर फिलिस्तीन ने इजरायली सेना पर आरोपों की झड़ी लगा दी। फिलिस्तीन के मुताबिक इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रोजाना इसी तरह फिलिस्तीनियों का शोषण होता है। खबर है कि इजरायली सेना ने इस वीडियो को गंभीरता से लिया। उसने भरोसा दिया कि इसकी जांच कराकर आरोपी सैनिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर ऑस्ट्रेलिया के कई प्रांत भीषण बाढ़ से बेहाल हो गए। वहां हुई लगातार बारिश की वजह से कई इलाके पूरी तरह डूब गए, जबकि कई जगहों पर तो सड़कें ही गायब हो गई। और इसका जो वीडियो सामने आया उसमें हर तरफ सिर्फ पानी का ही कब्जा दिखाई दिया। कई किलोमीटर दूर तक सड़कों का नामो निशान तक नजर नहीं आया और उसे देखकर ऐसा लगा मानो वो पूरा इलाका ही नदी के ऊपर बसा हो। तस्वीरों में वहां की सड़कों से लेकर खेतों तक पानी भरा नजर आया। इस बीच रेस्क्यू टीम के 2 लोग कमर तक भरे पानी के बीच चलते दिखे और वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे पानी का स्तर भी बढ़ता जा रहा था। ऐसे में एक जगह ऐसी आई जहां वो आधे से ज्यादा पानी में डूबे दिखाई दिए। बताया गया कि रेस्क्यू टीम उन इलाकों में फंसे लोगों की तलाश में वहां गई थी और इस दौरान उन्होंने एक आदमी को अपनी गाड़ी से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। मौसम विभाग के मुताबिक वहां के न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में 24 घंटे तक लगातार बारिश हुई। ऐसे में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई। और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि फ्रांस के कई हिस्सों में भी बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि बाढ़ के पानी ने वहां के रिहायशी इलाकों में धावा बोल दिया और फिर तो वहां हालात इतने बिगड़ गए कि कई लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ गया। क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक रिहायशी इलाके के ज्यादातर घर पानी में आधे डूबे दिखाई दिए, जिसे देखकर ऐसा लगा माना वहां कोई नदी बह रही। उसकी वजह से जरूरत पड़ने पर लोग उसी जल भराव से गुजरते नजर आए। वहां से आई तस्वीरों में उस इलाके का हर एक कोना जलमग्न दिखाई दिया। लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से वहां की सड़कें ही गायब हो गई। ऐसे में वहां सन्नाटा पसरा नजर आया, क्योंकि जलभराव की वजह से लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया और अगर कुछ लोग घरों से निकले भी तो उन्हें घुटनों तक भरे पानी से ही होकर जाना पड़ा। बताया गया कि वहां के रिहायशी इलाकों में पानी घुसने की वजह से कई लोगों ने अपना घर तक छोड़ दिया। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से जुड़ी। केंद्र सरकार ने हड़ताल पर गए ट्रक ड्राइवरों से तुरंत काम पर लौटने की अपील की है। केंद्र सरकार के मुताबिक हिट एंड रन पर नए कानून अभी लागू नहीं हुए हैं और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से चर्चा के बाद ही नए कानून और प्रावधान लागू किए जाएंगे। ड्राइवरों की नाराजगी दूर करने के लिए देश के ट्रांसपोर्टरों के बड़े संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ गृह सचिव ने बैठक की और उस बैठक के बाद ये बयान दिया। केंद्रीय गृह सचिव ने ट्रांसपोर्टरों से जुड़े इस संगठन के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद ट्रक ड्राइवरों से यह हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने की अपील की। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, तो ये माना जाए हड़ताल अब खत्म हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल इस बात की तस्दीक ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा है कि वो अपील करेंगे कि हड़ताल वापस हो। दरअसल सरकार ने गृह सचिव ए.के. भल्ला ने बैठक ली किशोर और काफी देर की बैठक चली। थोड़ी देर पहले ये बैठक खत्म हुई है और जिन राज्यों में हड़ताल पे थे, जिन्हें शंकाएं थी, सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि अभी तक ये लागू नहीं हुआ और लागू तभी होगा जब उनसे चर्चा हो। इसके अलावा कांग्रेस के लोगों का, जो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोग हैं, उनका कहना है कि वो भी अपने लोगों से अपील करेंगे कि हड़ताल को वापस लिया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस मसले को बहुत ही बातचीत से सुलझा लिया है कह सकते हैं। और जो मन में शंकाएं हैं, जाहिर सी बात है अगर सरकार ने अपील की है तो कभी भी अगर लागू करने का सवाल आएगा तो वो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बात करके ही लागू करेंगे। तो अभी कह सकते हैं हिट एंड रन अभी लागू नहीं होगा, ये सरकार की तरफ से साफ कहा गया है। शुक्रिया नीरज आपका। It's time. बड़ी खबर आई ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर। खबर है कि हिट एंड रन से जुड़े नए कानून के विरोध में कई जगहों पर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल हिंसक हो गई। देश के कई शहरों में प्रदर्शनकारियों के पुलिस वालों पर हमले की खबरें आई। यूपी के मैनपुरी में तो प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को गोलियां तक चलानी पड़ी। ट्रक ड्राइवरों की यह हड़ताल हिट एंड रन से जुड़े नए कानून के विरोध में है। नए कानून में सड़क हादसे के बाद घटनास्थल से भागने वाले ड्राइवरों को 10 साल कैद और 7 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है और इसीलिए सड़क हादसों के बाद घटना वाली जगह से भाग जाने के मामलों में बने इस नए कानून के विरोध में देश भर में आंदोलन तेज हो गया। केंद्र सरकार ने यह कानून सड़क पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा को देखते हुए बनाए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रक ड्राइवरों को कोई भड़का रहा है, जिसके कारण नए कानून पर देश भर में हंगामा हो रहा है।
और इसका खमियाजा देश के आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। कहीं पेट्रोल और डीजल खत्म है तो कहीं हाईवे ठप होने के कारण ट्रैफिक जैम लगा है। हिट एंड रन से जुड़े पुराने मामलों में पहले केवल एक ही कानून था जो हादसे के आरोपियों पर लागू होता था। सड़क हादसे के बाद भागने वाले लोगों के लिए भी वही कानून था। हादसे के बाद भागने के बजाय घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों के लिए भी वही कानून था। मतलब टक्कर होने के बाद ड्राइवर भाग जाए या घायल हुए व्यक्ति की मदद करे, कानून दोनों ही हालात में कोई फर्क नहीं करता था। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 को दो हिस्सों में बांट दिया गया। पहली है 106(1) जो सड़क हादसे के उन आरोपियों पर लगाई जाएगी जो हादसे के बाद मौके से भागते नहीं बल्कि घायलों को अस्पताल पहुंचाते हैं। इस धारा को नए कानून में जमानती रखा गया है, यानी आरोपी को आसानी से जमानत मिल सकती है। जबकि धारा 106(2) उन लोगों के लिए है जो सड़क हादसे को अंजाम देने के बाद घटना स्थल से भाग जाते हैं। उन पर सख्ती तो बरती गई है, इस धारा को गैर जमानती भी बना दिया गया। यानी नया कानून हादसों में घायल हुए लोगों की जान बचाने में अहम साबित हो सकता है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि ट्रक ड्राइवरों को आखिर कौन भड़का रहा है, क्योंकि देश के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों के हंगामे की वजह से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई। हिट एंड रन पर नए कानून का विरोध करने के चक्कर में ट्रक ड्राइवरों ने कई शहरों में लोगों को भारी मुसीबत में डाल दिया। और इसकी कुछ तस्वीरें यूपी के मैनपुरी से भी सामने आई। वहां ट्रक ड्राइवरों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पत्थरों की बारिश कर कोहराम मचा दिया। उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। पुलिस वालों ने एक्सप्रेसवे पर पत्थरबाजी कर रहे ट्रक ड्राइवरों को डराने के लिए हवा में कई गोलियां चलाई। इसके बाद भी वहां की सड़क पर पत्थर बरसते रहे। इसकी वजह से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलने वाली गाड़ियों के पहिए थम गए। कोई भी आदमी अपनी गाड़ी को पत्थरों की बारिश के बीच से ले जाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। ऐसे में देखते ही देखते वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस के फायरिंग के बाद भी ट्रक ड्राइवरों का उत्पात खत्म नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस के जवान उन्हें भगाने के लिए एक्सप्रेसवे के नीचे उतर गए, क्योंकि हंगामा कर रहे लोगों ने अपने ट्रकों को एक्सप्रेसवे पर खड़ा कर उसे जैम करने की कोशिश की। और जब वो इसमें सफल नहीं हुए तो लोगों को डराने के लिए उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। और इसके बाद उन्हें पकड़ने के लिए यूपी पुलिस के जवान आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के नीचे उतर गए। लेकिन उन ट्रक ड्राइवरों पर कोई असर नहीं हुआ। वो पहले की तरह एक्सप्रेसवे पर पत्थर बरसाते रहे। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह स्थिति को कंट्रोल कर लिया, लेकिन इसकी वजह से वहां काफी देर तक हाहाकार मचा रहा। लोगों में खौफ का माहौल रहा। मैनपुरी की ही तरह हरदोई में भी ट्रक ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्ती सड़क जाम करने की कोशिश की और जब पुलिस उन्हें हटाने पहुंची तो वो लोग पुलिस वालों से ही भिड़ गए। काफी देर तक उन्होंने वहां हंगामा किया। इसकी वजह से हरदोई लखनऊ नेशनल हाईवे घंटों जैम रहा। लोग जैम के खुलने का इंतजार करते रहे। हिट एंड रन पर नए कानून के विरोध में वहां रोडवेज की बसें भी नहीं चल पाईं। इससे भी लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। लेकिन लोगों की भारी परेशानी के बावजूद देश के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने हंगामा किया। इसका असर पंजाब के भी कई शहरों में देखने को मिला। हालांकि पंजाब के बठिंडा में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर ट्रक ड्राइवरों के प्लान पर पानी फेर दिया। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि पुलिस ने अपनी सुरक्षा में कई पेट्रोल पंपों तक तेल के टैंकर पहुंचाए। ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रोकने की कोशिश की ताकि लोगों की परेशानी बढ़े। लेकिन वहां की पुलिस और प्रशासन ने न सिर्फ तेल टैंकरों की व्यवस्था की बल्कि कई ड्राइवरों का भी इंतजाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में तेल के उन टैंकरों को पेट्रोल पंपों तक पहुंचाया। इसी तरह कई दूसरे इलाकों में भी पुलिस ने अपनी निगरानी में तेल के टैंकर पहुंचाए ताकि शहर में पेट्रोल और डीजल की कमी न हो पाए। खबर है कि भटिंडा के अलावा कई दूसरे जिलों में भी इसी तरह की व्यवस्था करने की योजना बनाई जा रही है। और हिट एंड रन पर नए कानून के विरोध में हो रहे हंगामे का सबसे ज्यादा खमियाजा उन लोगों को उठाना पड़ा जो बसों से यात्रा करते हैं। इसकी कुछ तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर से भी सामने आई। और जयपुर के सिंधी कैंप बस अड्डे पर कई यात्री दिन भर इधर उधर भटकते रहे। हालांकि राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल में शामिल नहीं है, लेकिन कई जगहों पर तो बड़ी खबर आई अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव से जुड़ी। हूथी लड़ाकों पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने अपने खतरनाक युद्धपोत को लाल सागर में तैनात कर दिया। इजरायल और हमास के बीच जंग की शुरुआत से ही अमेरिका और ईरान एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं और लाल सागर दोनों के बीच जंग का मैदान बनता दिख रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि हूथी लड़ाकों का समर्थन करने वाले ईरान ने लाल सागर में अमेरिका को जवाब देने के लिए ही अपना युद्धपोत उतार दिया। यमन के हूथी लड़ाकों ने बीते 2 महीने से लाल सागर में कोहराम मचा रखा है। हूथी लड़ाकों ने समंदर के उस इलाके से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर कई हमले किए।
और यहां तक कि हूथी लड़ाकों ने इजरायल और अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाकर ड्रोन और रॉकेट भी दागे थे, जिससे अमेरिका आग बबूला हो गया। खबरों के मुताबिक लाल सागर में हूथी लड़ाकों की हरकत से बाइडेन का खून खौल गया। उन्होंने यमन के हूथी लड़ाकों को लाल सागर के पानी में ही डुबोकर मारने का प्लान बना लिया। 2 दिन पहले लाल सागर में तैनात अमेरिकी फौज ने हूथी लड़ाकों की 3 नावों को डुबो दिया था और उस हमले में हूथी के 10 लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया। लेकिन हमेशा की तरह ईरान एक बार फिर हूथी लड़ाकों के लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक ईरान ने लाल सागर में अपने अल्बोर्ज नाम के खतरनाक युद्धपोत को तैनात कर दिया। यानी लाल सागर में अमेरिका और ईरान की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने आ गई और जंग की एक छोटी सी चिंगारी और अमेरिका और ईरान के बीच भयानक युद्ध भड़का सकती है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश लाल सागर में तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं। ईरान के मुताबिक लाल सागर में उसने अपना युद्धपोत उस इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया। लेकिन माना जा रहा है कि लाल सागर में ईरान के जंगी जहाज की एंट्री से हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि लाल सागर में हूथी लड़ाकों की हरकत से पश्चिमी देश बुरी तरह भड़के हुए हैं। वहां से गुजरने वाले जहाजों पर हूथी लड़ाकों के हमलों ने पूरी दुनिया की परेशानी बढ़ा दी। इसी वजह से अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने हूथी लड़ाकों को सबक सिखाने की तैयारी कर ली। लेकिन कहा जा रहा है कि ईरान के युद्धपोत अल्बोर्ज के लाल सागर पहुंचने के बाद कभी भी अमेरिका और ईरान में जंग छिड़ सकती है, क्योंकि ईरान के युद्धपोत अल्बोर्ज पर 8 एंटी शिप मिसाइलों के साथ दूसरे कई खतरनाक हथियार मौजूद हैं, जो दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को भी निशाना बनाने की ताकत रखते हैं। यानी ईरान समंदर में सुपर पावर अमेरिका को जवाब देने के लिए पूरी ताकत से कूद पड़ा। और खबरों के मुताबिक लाल सागर में अगर अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू हो गई तो दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक तरफ हूथी लड़ाके और ईरान होंगे तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ दूसरे पश्चिमी देश। क्योंकि अमेरिकी समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ब्रिटेन ने भी हूथी लड़ाकों के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक लाल सागर में कमर्शियल जहाजों पर हूथी लड़ाकों के हमले से ब्रिटेन भी बुरी तरह भड़का हुआ है और वो हूथी लड़ाकों के खिलाफ अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल हो सकता है। खबरों के मुताबिक जल्द ही लाल सागर या यमन की जमीन पर हूथी विद्रोहियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो सकता है। हालांकि पश्चिमी देशों की धमकी के बावजूद हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में कमर्शियल जहाजों पर अटैक बंद नहीं किए। और अमेरिकी नौसेना के मुताबिक 19 नवंबर से 31 दिसंबर तक लाल सागर में हूथी लड़ाकों ने 24 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों पर हमले किए। इनमें ज्यादातर इजरायल और पश्चिमी देशों के जहाज शामिल थे। अमेरिका ने दावा किया कि हूथी लड़ाकों ने जहाजों पर हमले के लिए एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जो उन्हें ईरान से मिली थी। यानी पश्चिमी देशों का आरोप है कि लाल सागर में हूथी लड़ाकों की दादागिरी के पीछे ईरान का हाथ है। हूथी लड़ाके उन देशों के जहाजों को निशाना बना रहे हैं जो इजरायल से किसी भी तरह से जुड़े, लेकिन लाल सागर में कमर्शियल जहाजों पर हो रहे हमलों का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर हो रहा है और पूरी दुनिया में कारोबार और सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हो गई। लाल सागर एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला बेहद अहम समुद्री मार्ग है। लाल सागर आगे जाकर स्वेज नहर से मिलता है, जो यूरोप को एशिया से जोड़ने में अहम भूमिका निभाती है। दुनिया भर में होने वाले कारोबार का 12% कारोबार इसी रूट से होता है। लेकिन हूथी लड़ाकों के हमलों से डरी दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों को या तो निर्यात रोकना पड़ा या लंबे रास्तों को अपनाकर माल पहुंचाना पड़ रहा है। और ये लंबा रास्ता समय और लागत दोनों के हिसाब से काफी महंगा है, क्योंकि कमर्शियल जहाजों को एशिया आने या एशिया से जहाजों को यूरोप ले जाने के लिए पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ रहा है। इस रूट की वजह से सप्लाई में 10 दिन ज्यादा समय लगता है और खर्च भी दुगना हो जाता है, क्योंकि यूरोप और एशिया के बीच दूरी करीब 7000 किलोमीटर बढ़ जाती है। यही वजह है कि लाल सागर में हूथी लड़ाकों के हमलों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। उधर बड़ी खबर आई यूक्रेन की राजधानी कीव से। खबर है कि वहां रूस की सेना ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला बोल दिया। रूस के इस हमले की वजह से वहां के एक इलाके में भयानक आग लग गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूसी सेना के इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 90 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। और खबरों के मुताबिक नए साल की शुरुआत में रूस की तरफ से यूक्रेन पर यह सबसे बड़ा हमला था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर जोरदार हमले से पूरा यूक्रेन दहल गया। यूक्रेन को कीव को निशाना बनाकर रूस ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद वहां भयानक आग लग गई। और रूस के उस हमले का दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें सड़क के किनारे से भयानक लपटें उठती दिखी।
आग की ऊंची ऊंची लपटें आसमान में कई फीट ऊंचाई तक जा रही थी। रॉयटर्स के मुताबिक कीव में जिस जगह रूस की मिसाइल गिरी वहां गैस पाइपलाइन बिछी हुई थी, जिसने मुसीबत और ज्यादा बढ़ा दी। गैस पाइपलाइन ने मिसाइल हमले के बाद वहां लगी आग में घी का काम किया। पाइप से निकल रही गैस की वजह से आग धधकती जा रही थी। ऐसा लगा मानो कि वहां कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो और जमीन से धधकता लावा बाहर आ रहा हो। इस दौरान पूरे इलाके में लपटों की वजह से पीली और नारंगी रोशनी फैल गई। कुछ दूर से बनाए गए एक वीडियो में आग की लपटें एक इमारत के ऊपर तक उठती नजर आईं। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कीव पर रूस के ताजा मिसाइल अटैक में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 92 लोग घायल हो गए। रॉयटर्स के मुताबिक कुछ लोग हमले के बाद लगी आग में भी झुलस गए, क्योंकि मिसाइल हमले के बाद लगी आग की चपेट में कीव में कई कारें भी आ गई। रिहायशी इलाके में हुए हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पहुंचे दमकल कर्मियों की हिम्मत भी आग को देखकर छूट गई। कुछ दमकल कर्मी हिम्मत करके आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन धधकती आग कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। वहीं रूस के मिसाइल हमले के बाद कीव से एक और वीडियो सामने आया, जिसमें खंडहर नुमा एक इमारत से धुआं निकलता दिखा। वहां पर राहत और बचाव के काम में जुटे लोग हमले में घायल लोगों का रेस्क्यू करते दिखे। हमले की वजह से कीव में उस जगह पर खड़ी लाल रंग की एक कार पूरी तरह तबाह नजर आई। रेस्क्यू टीम एक बुजुर्ग को गोद में उठाकर एम्बुलेंस की तरफ ले जाती दिखी। हमले के बाद कुछ लोग वहां रोते बिलखते दिखाई दिए। बताया गया कि हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 92 लोग घायल हो गए। उधर बांग्लादेश में विपक्षी पार्टियों ने चुनाव के बहिष्कार की धमकी दे दी। वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी ने वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना पर गंभीर आरोप लगाया। लाखों की संख्या में विपक्षी पार्टी के समर्थकों ने राजधानी ढाका की सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और निष्पक्ष चुनाव करवाने की मांग की। ढाका से सामने आए विरोध प्रदर्शन के वीडियो में कुछ लोग सड़क पर आगजनी करते दिखे। इस दौरान वो लगातार नारेबाजी भी करते रहे। प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। विरोध प्रदर्शन के लिए राजधानी ढाका की एक सड़क पर लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हाथों में सरकार विरोधी पोस्टर लिए लोग सड़क पर नारेबाजी करते दिखे। एक इमारत के ऊपर से बनाए गए वीडियो को देखकर ऐसा लगा मानो सड़कों पर लोगों का सैलाब आ गया। जहां तक नजरें जा रही थीं, सरकार विरोधी आंदोलन में शामिल लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। प्रदर्शनकारी बवाल न कर दें, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को भी वहां तैनात कर दिया गया था। ढाका में विपक्षी पार्टी के समर्थकों ने सरकार के खिलाफ जगह जगह पोस्टर चिपका दिए और उनमें शेख हसीना से सत्ता छोड़ने और विपक्षी पार्टी के गिरफ्तार नेताओं को आजाद करने की मांग की गई। क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि पिछले 3-4 महीनों में सरकार के इशारे पर विपक्ष के कई बड़े नेताओं को बिना वजह जेलों में ठूस दिया गया। 7 जनवरी को बांग्लादेश में चुनाव होने वाले, लेकिन उससे पहले विपक्ष ने वहां बवाल शुरू कर दिया और पूरे बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। शेख हसीना के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। बांग्लादेश में सबसे बड़े विपक्षी दल BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने आरोप लगाया कि पिछले 1.5-2 महीनों में 100 से ज्यादा महिला सदस्यों को गिरफ्तार करके सरकार ने जेल में डाल दिया। এই বাচ্চাগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে, এখন ছেলে পেলেদেরও ধরছে, মহিলা দলের এই মেয়েগুলোকে অ্যারেস্ট করছে। बेगम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं का आरोप है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहते। This situation had created, as I said, a fear factor in the minds of all of our. शेख हसीना सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से का असर ढाका की सड़कों पर देखने को मिला। कई जगहों पर दुकानों पर ताले लटके नजर आए। इधर आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले से खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में 2 गाड़ियां बीच सड़क पर टकराती दिखाई दी। उन गाड़ियों के बीच इतनी जोरदार टक्कर हुई कि उन दोनों गाड़ियों का आगे का हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया और इस हादसे की वजह से वहां दहशत फैल गई। इस हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें हाईवे के एक तरफ से एक गाड़ी तेज रफ्तार में आती दिखाई गई। उस गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो सड़क को बांटने वाले डिवाइडर को पार करते हुए दूसरी तरफ आ गई। इसी दौरान उस सड़क पर सामने से आ रही एक गाड़ी से उसकी जोरदार टक्कर हो गई और जैसे ही दोनों गाड़ियों की टक्कर हुई, दोनों गाड़ियां हवा में उछल गई। हादसा इतना भयानक था कि दोनों गाड़ियों के आगे के हिस्से के परखचे उड़ गए और बताया गया कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। इधर मध्य प्रदेश के सीहोर से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि एक रेस्टोरेंट में एक पुलिसकर्मी ने 15 लोगों की डंडे से पिटाई कर। इस घटना का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और जो वीडियो सामने आया उसमें वो पुलिसकर्मी उन लोगों पर डंडे बरसाता नजर आया। इसके बाद वहां ऐसी दहशत मची कि रेस्टोरेंट के बाहर बैठे लोग भी वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन उस पुलिस वाले ने उनके पीछे दौड़ लगा दी
उस वीडियो में वो पुलिसकर्मी एक दरवाजे को लात मारकर तोड़ता हुआ नजर आया। इसके बाद वो अंदर घुसा और उसने रेस्टोरेंट में घुसकर वहां मौजूद लोगों पर डंडे बरसा दिए। इस बीच कुछ लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। आरोप है कि 15 लोगों से मारपीट करने वाला वो पुलिसकर्मी नशे में धुत था और इसी वजह से इस वीडियो के सामने आने के बाद उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। इस बीच दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम की ईडी के सामने पेशी हुई और इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने उनसे घंटों तक सवाल जवाब किए। कार्ति चिदंबरम ने इस कार्रवाई को उन्हें परेशान करने की नाकाम कोशिश बताया और दावा किया कि इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। So I have absolutely no connection, none whatsoever with the case they are apparently investigating. आरोप है कि कार्ति चिदंबरम ने साल 2011 में चीन के 263 नागरिकों को वीजा दिलाए थे और इसके बदले 50 लाख रुपए लिए थे। इसी मामले में वो ईडी के सामने पेश हुए। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से जुड़ी ट्रक ड्राइवरों के संगठन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से मुलाकात के बाद ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म करने पर सहमति बनने की खबर है। ट्रांसपोर्टरों के बड़े संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में सरकार ने यह भरोसा दिया कि हिट एंड रन से जुड़े कानून के नए प्रावधान अभी लागू नहीं होंगे। इसके अलावा सरकार ने लोगों से पेट्रोल और डीजल जमा नहीं करने की अपील की। इसके बाद ट्रांसपोर्टरों के संगठन ने ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने की अपील कर दी। यानी माना जा रहा है कि देश भर में चल रही ड्राइवरों की हड़ताल इस फैसले के साथ खत्म हो सकती है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, तो अब ये माना जाए कि अब रात से ही ये हड़ताल खत्म मानी जाएगी? देखिए बिल्कुल, यहाँ से ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के तमाम जो अधिकारी आए थे, किशोर जो चेयरमैन आए थे, उनके साथ जो दूसरे बड़े अधिकारी आए थे, उन्होंने अपील कर दी और उन्होंने यहाँ से गृह मंत्रालय के बाहर से ऐलान कर दिया है कि आप अपने ट्रकों पे आइए और हड़ताल को खत्म कर दीजिए। तो पूरा ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यहाँ मौजूद था और गृह मंत्रालय में गृह सचिव से मुलाकात के बाद इन्होंने ऐलान किया है कि सरकार ने कहा है कि जब तक चर्चा के बाद ही हिट एंड रन मामला लागू होगा, फिलहाल लागू नहीं होगा। ये आश्वासन गृह मंत्रालय की तरफ से दे दिया गया और यहाँ से ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने अपील कर दी। और थोड़ी देर पहले भी हमारी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के एक अधिकारी से बात हुई फोन पर, उन्होंने भी साफ कहा है कि हमने हड़ताल वापस ले लिया, कॉल्ड ऑफ हो गया। शुक्रिया नीरज आपका। उधर बिहार के मुंगेर में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। वहां बदमाशों ने 2 प्रॉपर्टी डीलरों पर गोलियों की बौछार कर दी। इस वारदात में एक प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई जबकि दूसरा शख्स बुरी तरह घायल हो गया और इसके बाद तो ऐसा लगा जैसे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, क्योंकि सरेआम ताबड़तोड़ गोलीबारी कर बदमाश वहां से फरार हो गए। और इसके बाद गश्त के दौरान पुलिस को उस प्रॉपर्टी डीलर का शव मिला, जबकि वहां घायल हालत में मिले दूसरे प्रॉपर्टी डीलर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक के परिवार का आरोप है कि पैसे के लेन देन की वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया। उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि मुकुल सिंह नाम के आदमी ने उसके पति को पार्टी के बहाने बुलाया और उसे गोली मार दी। सारा किया कराया इसका है मुकुल सिंह का और इसमें 100% हाथ है बिप्पू सिंह का। बताया गया कि जमीन की खरीद और बिक्री की वजह से मृतक और आरोपी के बीच विवाद चल रहा था। हालांकि इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी, लेकिन किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इधर बड़े बैंकिंग शेयरों के खराब प्रदर्शन की वजह से भारतीय शेयर बाजार काफी हद तक दबाव में रहा। इससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए और इस दौरान बैंकों के अलावा ऑटो, रियल्टी, कैपिटल गुड्स और आईटी सेक्टर के शेयरों में भी गिरावट रही। यही नहीं, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी सपाट बंद हुए। इससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 379 अंक गिरकर 71,892 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 76 अंकों की गिरावट के साथ 21,665 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। उम्र भर का ये कारोबार रहा, उम्र भर का ये कारोबार रहा, एक इशारे का इंतजार रहा। सौबात की एक बात कही अमित ने, सोच लेना गुरूर से पहले वक्त पर किसका इख्तियार रहा। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, और फिर होगा 100 बात की बात।